हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं, आज कुछ नया टॉपिक करने वाले हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक चैप्टर चल रहा है हमारा। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो हम पढ़ रहे थे वो ख़त्म हो चुका है। अभी इंटरनेशनली जो बिजनेसेस ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। जब इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो काफ़ी सारी ड्यूटीज़ लगती है उस पर, ठीक है। अभी उन ड्यूटीज़ को हम टैरिफ भी कह सकते हैं। तो अभी ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ड्यूटीज़ वगैरह लग रही है, तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें फॉलो करने होते हैं, रिलेटेड टू ड्यूटीज़ है या फिर रिलेटेड टू कोटा है कि कितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में। काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देखने होंगे। पहले ये जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो ज़्यादा नहीं होता था, बहुत कम था। हमारे इंडिया में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। एंड जब भी अलाउ हुआ तभी भी ड्यूटी काफ़ी सारी लगाई जाती थी, जो अभी काफ़ी हद तक रिड्यूस की गई है, ठीक है। तो वहाँ पे जो बैरियर्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो अभी हटा दी गई है ताकि एकदम फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके। और अभी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं। जब भी एक्सपोर्ट बढ़ता है हमारी कंट्री का, तो हमारी गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, गवर्नमेंट के लिए इनकम हो जाती है, ठीक है। जब भी इंपोर्ट होता है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज से हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी आता है, अच्छा बेटर क्वालिटी गुड्स आता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, अच्छा उस रॉ मटेरियल अवेलेबल होने की वजह से हमारे कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इंटरनेशनली जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसे हटाने के। तभी यहाँ पे कुछ हम इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेडिंग के बारे में। फिर आगे हमें WTO के बारे में भी पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कॉम्प्राइजेस ऑफ countries' foreign policy, bilateral relations, international agreements like WTO, the policies of trading blocs like European nation, NAFTA जिसे हम कहेंगे नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एशियन जो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, the import-export policy, monetary policies, etc. Other factors like war, civil disturbance, political instability, etc. have also effect on international environment. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है बिजनेस को। जैसे कि कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी, कंट्री की फॉरेन पॉलिसी क्या है, किन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड है, क्या ड्यूटीज़ लगती है, क्या टैरिफ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें बायलैटरल रिलेशंस, मतलब दो कंट्रीज़ है तो उनके आमने सामने कितने इन्वेस्टमेंट है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। बायलैटरल आमने सामने कितने क्या रिलेशन है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक WTO की पॉलिसीज़ क्या है, द पॉलिसीज़ ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, इनकी यूरोपियन यूनियन, नेफ्टा, एशियन, इनकी पॉलिसीज़ क्या है, द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसीज़ एंड अदर फैक्टर्स लाइक वॉर, सिविल डिस्टर्बेंसेस, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, सारी चीज़ें मिलके इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बनता है। इन सारे फैक्टर्स में कुछ भी चेंज आता है तो बिजनेसेस को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट कर लेता है। Now business units engaged in import or export, trade or domestic units using imported raw material, technology or machinery are affected more by minor change in international environment. देखिए कैसे बिजनेसेस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं इंटरनेशनली, एंड ऐसे डोमेस्टिक यूनिट्स जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जा रहा है, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल यूज़ करके
फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो ऐसे बिजनेसेस, डोमेस्टिक यूनिट्स, और मटेरियल तो यूज़ कर रही है हम, टेक्नोलॉजी और मशीनरी भी यूज़ किया जाता है इम्पोर्टेंट। तो ऐसे बिजनेसेस को अगर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में ज़रा सा भी चेंज आता है तो उनको तुरंत ही अफेक्ट कर लेता है। नाउ फर्दर बिजनेस यूनिट्स एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिप्रेशन और बूम इन इंटरनेशनल मार्केट। देखिए, जो इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं उन्हें वहाँ पे मार्केट में अगर डिप्रेशन, रिसेशन आ रहा है या मार्केट अच्छा चल रहा है, वो उन्हें काफ़ी हद तक अफेक्ट करेगा। अभी मार्केट में रिसेशन है तो वैसे बिजनेसेस सीधा लॉस में जा सकते हैं, उनका एक्सपोर्ट कम हो सकता है। एंड दूसरी चीज़, अगर मार्केट अच्छा है, ग्रो कर रहा है, तो वो उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एंड प्रॉफिट कर सकते हैं वहाँ पे। के चले, इन रिसेंट ईयर्स the international environment has changed significantly. The developments in transport and communication system have brought countries closer to each other. पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप ज़्यादा नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था। अभी कम्युनिकेशन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है एंड बहुत फास्ट हो गया है। कम्युनिकेट करना, ऑर्डर प्लेस करना, काफ़ी सारी चीज़ें फटाफट से हो सकती है। ठीक है, कोई भी मान लो बायर है, कंपनी है, उसे जानना है कि उसके रॉ मटेरियल के सप्लायर्स कितने हैं, तो उसे फटाफट से इंफॉर्मेशन मिल सकती है इंटरनेट से। वहाँ पे डिटेल से वो कम्युनिकेट भी कर सकता है, वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत फास्ट हो गया है, ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो इन चीज़ों ने क्या किया है, कंट्रीज़ में बहुत फ़ायदा करवाया है, इंटरनेशनली ट्रेडिंग बहुत ईजी कर दिया है। नाउ टुडे ग्लोबल मार्केट इज़ इमर्जिंग आउट एज वन सिंगल मार्केट। Under such situation, companies like multinational corporations are likely to dominate the world market. मल्टीनेशनल कंपनीज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से। उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रो करते ही जाते हैं वो। द प्रेजेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपांशन ड्यू टू रिसेशन इन यूरोप एंड अदर कंट्रीज। Business units particularly connected with import-export should continuously monitor the international environment, identify and make use of opportunities for the betterment of company and country. अब जो ऐसे बिजनेस है जो इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली चेक करते रहना पड़ेगा कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। होते ही है ऑफ कोर्स। अब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चेक करना है। दूसरी चीज़, आइडेंटिफाई एंड मेक यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उन्हें लग रहा है मार्केट में अपॉर्चुनिटी है हमारे बिजनेस के लिए, आइडेंटिफाई करना है, अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना है। एंड दूसरा, अगर कोई थ्रेट लग रहा है तो उस थ्रेट को कम करने की ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनेशनली मार्केट में सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखा इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। आगे देखते हैं करंट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड। द अबंडेंस ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज had traditionally given India a competitive edge over its rivals in resource-based goods like tea, ores and concentrates, and in low-skilled intensive manufacturers such as cotton and leather manufacture. देखिए, अभी हमारे इंडिया की, यहाँ पे हमारी कंट्री की बात की है तो सबसे पहले कैसा था कि कैसे लोग अवेलेबल थे, अनस्किल्ड थे, जो लेबर्स थे अनस्किल्ड थे, सेमी स्किल्ड थे वैसे लोग ज़्यादा थे कंट्री में। एंड नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हद तक अवेलेबल है हमारी कंट्री में। उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को क्या फ़ायदा मिलता था उसके कॉम्पिटिटर्स के सामने, कि ये जो रिसोर्स बेस्ड प्रोडक्ट थे जैसे टी है, कॉन्सेंट्रेट्स है, वैसी चीज़ें ज़्यादा हम बना सकते थे, सेल कर सकते थे।
एंड इन लो स्किल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करें जहाँ पे ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम कॉटन लेदर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे, पहले की सिचुएशन की बात की है। लेकिन इन recent export performances of these goods are not encouraging। अभी इन चीज़ों का एक्सपोर्ट कम हो गया है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आर ऑफन नॉट अपग्रेडेड इन दिस इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को अपडेट नहीं किया गया। पहले जो चीज़ अच्छी थी, जहाँ पे हम कंपटीशन में अच्छे से सरवाइव कर पा रहे थे, तो वहाँ पे हमें अपडेट होने की ज़रूरत थी, जो नहीं हुआ। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ अपडेट नहीं हुई, तो क्या हुआ, इन चीज़ों का एक्सपोर्ट भी कम हो गया। नाउ द इनोवेशन रेट्स इन जनरल रिमेन पुअर एज वेल, whereas the technologies in the West have progressed in leaps and bounds. But at the same time, there have been a growing number of highly skilled, पहले कैसा था, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लोग ज़्यादा थे, वैसे लेबर ज़्यादा थे कंट्री में। अभी कैसे हो गए, स्किल्ड बढ़ गए हमारी कंट्री में, हाईली स्किल्ड लोग एजुकेटेड हो गए प्रोफेशनली। तो ग्रोइंग नंबर ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, पर्टिकुलरली IT प्रोफेशनल्स, ये लोग बढ़ गए कंट्री में। द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ ऑल्सो बीन फिनोमिनल इन रिसेंट ईयर। अभी इनकी वजह से सर्विस सेक्टर ग्रो करने लगा। पहले अलग चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, बनाते थे, वहाँ पे ग्रोथ था। अभी इन चीज़ों में ग्रोथ होने लग गया हमारा। चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 उन्होंने दिया हुआ है। स्टूडेंट अभी ये पूरा इंफॉर्मेशन पार्ट है, तो आप रीड कर सकते हैं इसे ऑन योर ओन। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। अभी ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितनी कंट्रीज़ है, कैसे ये काम करता है, वो चीज़ें हमें पढ़नी है। अभी WTO कुछ भी पॉलिसीज़ बनाता है, तो वो पॉलिसीज़ सीधा अफेक्ट करती है हमारी कंट्री के बिजनेसेस को, ऐसे बिजनेसेस जो इंटरनेशनली डील कर रहे हैं, इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1947 23 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया साइंड द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT। ठीक है, क्या हुआ, इंडिया को मिला के 23 कंट्रीज ने साइन किया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT। GATT was created to reduce global depression and liberalize and regulate the world trade by reducing tariff barriers। अभी इसका इंटेंशन क्या था GATT का, कि उस टाइम मार्केट में डिप्रेशन था, ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, डिप्रेशन था, रिसेशन था, तो उसे अभी उसको कम करना था, मार्केट में ग्रोथ लाना था। ठीक है, तो इसे कम करना था, लिबरलाइज करना था वर्ल्ड ट्रेड। लिबरलाइज करना मतलब रिस्ट्रिक्शंस को काफ़ी हद तक हटा देना, ताकि बिजनेसेस फ्रीली काम कर सकें। तो लिबरलाइज करना था बिजनेस पॉलिसीज़ को, एंड रेगुलेट द वर्ल्ड ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स जो आते थे, टैरिफ मतलब हमने देखा जो ड्यूटीज़ लगती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, टैक्सेस लगते हैं, हम टैरिफ कहेंगे उसे। तो वहाँ पे जो बैरियर्स थे उसे हटाना था। तो ये कुछ एम थे GATT के। नाउ WTO रिप्लेस्ड GATT इन 1995। 1995 में फिर WTO फॉर्म किया गया, जिसने रिप्लेस कर दिया GATT। नाउ WTO is wider in scope than GATT, as it includes not only regulation of world trade of goods, but also it regulates the trade in service, intellectual property rights and investment। अभी यहाँ पे कैसा था, खाली ट्रेडिंग के रिलेटेड सोचा गया था। जो ऑब्जेक्टिव थे वो सिर्फ ट्रेडिंग के रिलेटेड ही थे, कि टैरिफ बैरियर्स हटाने हैं, मार्केट में रिसेशन कम करना है, वो सारी चीज़ें सोची गई थी। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें कंसिडर की गई। ट्रेड इन सर्विस,
सर्विस सेक्टर को कंसिडर किया गया, इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर किए गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में भी सोचा गया. It is concerned with not only reducing or eliminating tariff barriers, but also non-tariff barriers such as quotas. देखिए quotas, कुछ restrictions रहते हैं क्वांटिटी के ऊपर, कितना हम इंपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, तो वो quotas पे भी जो restrictions थे उसे भी हटाने के बारे में सोचा. In July 2016, there were 164 member nations of WTO. Afghanistan joined WTO as the 164th member nation. कितने थे members? 164. अभी ये बात हो गई WTO के इंफॉर्मेशन की. नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ WTO. अभी WTO क्या क्या काम करता है डिटेल में देखते हैं हम. WTO came into existence in 1995 by replacing GATT. The WTO member nations have signed a number of agreements to promote international trade and development. अभी इनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था इनके हमने देखे. ट्रेड को बढ़ाना है, मार्केट में रिसेशन कम करना है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सोचना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में. अभी इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स साइन किए. तो अभी कौन कौन से एग्रीमेंट्स थे. पहला था ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO इंक्लूड्स. ये हमने एग्रीमेंट के बारे में देखा कि कौन कौन से साइन किए थे. अभी हम देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO. इंक्रीजिंग वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट. वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा रहा है, डेवलपमेंट करना है. ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, विद द एप्लीकेशन ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज. ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस. जैसे हम हमारी कंट्री की बात करें कि बिजनेसेस जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करना है, वेस्टेज बहुत कम करना है, वैसे वर्ल्ड के बारे में भी सोचना होगा कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसका हम ध्यान रखें, वेस्टेज कम करें. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन मेंबर नेशन, जो मेंबर कंट्रीज़ है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सोचना है. रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ मेंबर नेशन, ठीक है. मेंबर नेशंस ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के बारे में सोचना होगा. चलिए ये हो गया उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे. अभी WTO परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट फंक्शंस टू इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट. द मेन फंक्शंस आर एज फॉलोज. सबसे पहला आता है यहाँ पे रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स. सबसे पहला यही ऑब्जेक्ट रहा था WTO का. ट्रेड इंटरनेशनली जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, बैरियर्स आ रहे हैं, उसे हटाना है, ठीक है, ताकि बिजनेसेस फ्रीली काम कर सके तो और डेवलपमेंट होगा कंट्री का. Reduction in trade barriers. The main role of WTO is to increase international trade. WTO has reduced trade barriers, tariff barriers and quotas to increase international trade. यहाँ पे जो restrictions थे वो हटा दिए. एक तो tariff पे हटाए, दूसरे quotas पे हटाए. It insists on member nation to reduce trade barriers. Therefore, member nations like India हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स. एग्ज़ाम्पल दिया है उन लोगों ने इंडिया से अपने इंडिया का कि क्या किया, इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स हटाए. जैसे कि एग्ज़ाम्पल फॉर इंस्टेंस पीक कस्टम ड्यूटी इन इंडिया हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 150% इन 1991 टू करंट लेवल ऑफ 10%. देखिए कस्टम ड्यूटीज़ जो लगती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, वो कस्टम ड्यूटी मैक्सिमम 150% थी 1991 में, उसको कम करके वो 10% पे ला दिया ताकि कंट्री में
दूसरी कंट्री के साथ हम इंटरनेशनली ट्रेड अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ये एक पहला फंक्शन हो गया, रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स। दूसरी हम बात करेंगे असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशन। ऐसी कंट्रीज जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, डेवलपिंग फेज में है, उन्हें हेल्प करना है डेवलप होने में। वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, जब भी इंटरनेशनली ट्रेड उनका भी बढ़ेगा, उस कंट्री में भी लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तब जाके होने वाला है। तो असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशन। WTO aims at the growth of the developing countries. It encourages developed nation to provide special concessions in tariff duties to developing countries. अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, डेवलप नेशन को एनकरेज किया, मोटिवेट किया कि आप हेल्प करो डेवलपिंग नेशन को। कैसे हेल्प करो कि वहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ की टैरिफ ड्यूटी में कंसेशन दे दो, कम कर दो। ठीक है, जो भी ड्यूटीज़ लगती है, टैक्सेस लगते हैं वहाँ पे, उसे रिड्यूस कर दो ताकि उन लोगों को बेनिफिट हो सके। द रिडक्शन इन टैरिफ ड्यूटीज़ हेल्प्स द डेवलपिंग नेशन to increase their trade, which in turn facilitates economic growth and development. ये चीज़ होने की वजह से क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा इंटरनेशनली ट्रेड करेंगी, उनकी कंट्री में ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड उन कंट्रीज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड फंक्शन रहा WTO का, assistance to developing nation. Third is forum for negotiation. WTO is a forum of 159 countries. The member nations discuss a wide range of issues to increase world trade and development. Of course, क्या होगा यहाँ पे WTO में, डिस्कशंस काफ़ी सारे होंगे ये जो मेंबर कंट्रीज़ बनी हैं उनके बीच में, और जो डिस्कशंस के इश्यूज़ रहेंगे वो भी अलग अलग होंगे, बहुत सारे होंगे, और वो किस रिलेटेड होंगे, ट्रेड के जो बैरियर्स है उन्हें हटाने के रिलेटेड। नाउ इन पर्टिकुलर द मेंबर ऑफ WTO नेगोशिएट फॉर रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। किस रिलेटेड नेगोशिएशन होगा सारी कंट्रीज़ के बीच में, टैरिफ बैरियर्स हटाना है एंड नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे हमने कोटास के बारे में बात की जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सारी चीज़ें हटानी है। इस रिलेटेड नेगोशिएशन होंगे WTO में। अभी फोर्थ फंक्शन आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ WTO एग्रीमेंट्स। WTO एग्रीमेंट्स जो हमने पढ़े आगे, WTO looks after administration of WTO agreements. TRIPS agreement which gives protection to patents, copyrights, trademarks, etc. इस एग्रीमेंट से क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो इस रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, वो बराबर से हो रहे हैं या नहीं, वो चीज़ें मॉनिटर की जाएगी। ट्रिप्स एग्रीमेंट विच ट्रीट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट पार विथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्कशंस, एडमिनिस्ट्रेशन। गेट्स एग्रीमेंट विच रिक्वायर्स मेंबर नेशन टू लिबरलाइज और ओपन अप द सर्विस सेक्टर, ये रहेगा सर्विस सेक्टर को आगे लाने के लिए। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर which promotes the trade in agriculture by reducing tariff barriers, export subsidies, etc. यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पे टैरिफ बैरियर्स हटाया जाएगा, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ मिलेगी ताकि कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। हमारी कंट्री से भी काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अभी ये हो गया उसका फोर्थ फंक्शन। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी।
ये जो WTO में कंट्रीज़, जो मेंबर कंट्रीज़ है, जो डिस्कशन करने वाली है, नेगोशिएट करने वाली है, अब उसके लिए डेटा अवेलेबल होना ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी ज़रूरी है, ठीक है। जिस टॉपिक के रिलेटेड वो लोग नेगोशिएट करने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, एक्यूरेट, प्रॉपरली उनके पास होनी चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी एक फंक्शन हो जाएगा WTO के लिए। WTO कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेंबर नेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर नेशन, मेंबर कंट्रीज से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा किस रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड डेटा सच एज कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीज़, मेंबर नेशंस। कंपोजिशन, कौन से प्रोडक्ट सेल एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सी चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या कंपोजिशन है उसका। नेक्स्ट इज इंपोर्ट रिलेटेड डेटा सच एज कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट हो रहा है तो उसका भी कंपोजिशन, जैसे रॉ मटेरियल कितना है, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, किस प्रपोर्शन में हो रही है, उसका कंपोजिशन। जनरल इकोनॉमिक डेटा सच एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एक्सेट्रा। मेंबर कंट्रीज़ में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, कंट्री किस रेट से ग्रो कर रही है ईयरली, वो सारी इंफॉर्मेशन। द कलेक्टेड डेटा इज सप्लाइड टू मेंबर नेशंस विच कैन बी यूटिलाइज फॉर फॉरेन ट्रेड डिसीजंस। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो सप्लाई की जाएगी मेंबर नेशन को, विच कैन बी यूटिलाइज फॉर फॉरेन ट्रेड डिसीजंस। जो भी डिसीजंस लेने हैं रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, वो डिसीजन लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा, एनालाइज करके प्रॉपरली डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ फंक्शन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी सर्विस। WTO क्या करेगा, कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करेगा specially to developing nation to compete in world market। कंसल्टेंसी सर्विस किसको दी जाएगी, जिसको ज़रूरत है उसको, जिसको हेल्प चाहिए उसको। अभी हेल्प किसको चाहिए होगी, मोस्टली टू डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस को हेल्प चाहिए होगी क्योंकि वो अभी उस फेज़ में है, आगे बढ़ने की प्रोसेस में है, ताकि वो क्या कर सके, वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट कर सके, सर्वाइव कर सके। द कंसल्टेंसी सर्विस आर प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेजर्स। वो कंट्रीज जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसकी क्वालिटी रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस होगी। कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स, कैसे कॉस्ट कम करनी है बिजनेसेस की, उसके रिलेटेड हेल्प मिलेगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है कंट्री में, कौन कौन सी स्कीम्स डेवलपिंग कंट्रीज दे सकती है उनके बिजनेसमैन को, तो इस फील्ड के रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ये हो गया हमारा WTO का सिक्स्थ फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ मेंबर नेशन पॉलिसीज़। जो भी मेंबर नेशंस हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ बनती है उन्हें चेक करना, एग्जामिन करना। WTO एग्जामिन्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ मेंबर नेशन। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सबकी अलग अलग पॉलिसीज़ होगी रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, कि जैसे कितनी ड्यूटीज़ लगानी है अलग अलग प्रोडक्ट पे, क्या कोटा, कितना वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी पॉलिसीज होगी, तो उन्हें चेक किया जाएगा। सच एग्जामिनेशन इज अंडरटेकन टू फाइंड आउट वेदर और नॉट द मेंबर नेशन कॉन्फॉर्म टू गाइडलाइंस ऑफ WTO। अभी ये एग्जामिन करके उन लोग को क्या पता चलेगा कि मेंबर नेशन WTO की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। इफ़ द मेंबर नेशंस डू नॉट कंफॉर्म टू गाइडलाइंस, द WTO may insist on member nation to do so।
अगर गाइडलाइंस बराबर से फॉलो नहीं हो रही है तो ऑफ कोर्स WTO क्या बोलेगा कि आप इसे फॉलो करो। अगर नहीं हो रहा है फॉलो, फिर आगे के स्टेप्स लिए जाएंगे। अभी उसके बाद आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इतने सारे मेंबर नेशंस हैं, उनके बीच में नेगोशिएट होगा, डिस्कशन होगा, तो ऑफ कोर्स डिस्प्यूट होने के तो चांसेस होंगे ही, डिस्प्यूट तो होगा ही। तो अब इन डिस्प्यूट का सेटलमेंट कौन करेगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को करना होगा। WTO resolves the disputes between member nations. The disputes may take place when one member nation takes certain measures which are against the interest of another member nation. दो कंट्रीज़ के बीच में, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनली ट्रेड होने वाला है, तो कोई एक कंट्री ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है, उसकी वजह से दूसरी कंट्री को नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे डिस्प्यूट हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस USA में इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ऑन इंडिया। एग्जाम्पल दिया है उन लोगों ने, USA ने क्या किया? एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी ऑन इंडिया। दिस विल रिजल्ट इन अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड USA। अब दोनों के बीच में तो डिस्प्यूट हो गया, वो सॉल्व कौन करेगा? WTO। द डिस्प्यूट्स are resolved through negotiations between two countries. If negotiations cannot resolve the disputes will be resolved by dispute settlement body. सबसे पहले क्या किया जाएगा? दोनों के बीच में नेगोशिएशन, दोनों के बीच में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाएगा कि चलो ड्यूटीज़ के रिलेटेड है तो दोनों ही कुछ सेटलमेंट करेंगे। अब ये नहीं हो पा रहा है, नेगोशिएशन से सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? द डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व बाय डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी सेटअप होता है स्पेशली फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। नाउ द DSB ऑफ WTO अपॉइंट्स अ पैनल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अभी ये DSB क्या करेगी? एक पैनल बनाएगी जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे जो रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट्स को। द पैनल फॉलो डिटेल प्रोसीजर to resolve dispute which is normally resolved within 6 months. अभी ये जो डिस्प्यूट था नेगोशिएशन से सॉल्व नहीं हुआ है, नेगोशिएशन से होगा तो सॉल्यूशन बहुत जल्दी आएगा। नेगोशिएशन से अगर सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पे जा रहा है DSB में, तो क्या करेगा? वो उसकी पैनल अपॉइंट करेगा डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, और वो भी उसके भी कुछ स्टेप्स रहेंगे, प्रोसेस रहेगी जिसके थ्रू उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। तो उसके लिए कुछ तो टाइम लग जाएगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट 6 मंथ की बताई गई है कि विदिन 6 मंथ डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देना है, उससे डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने WTO के बारे में पढ़ लिया कि WTO क्या होता है एंड उसके फंक्शंस क्या क्या है। WTO किस लिए काम करता है? हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, बैरियर्स हटाने के लिए, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं WTO के। ठीक है, और उसके फंक्शंस भी हमने देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे WTO एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशन के बारे में पढ़ेंगे रिलेटेड टू WTO। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उससे। वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।